पूरे देश में जिस तरह से किसान बिल को लेकर विरोध हो रहा है, कल उसी के तर्ज पर बिहार की राजधानी पटना में भी कुछ नेताओं ने विरोध किया। पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास कल करीब 11 बजे सीपीआई और आरजेडी के समर्थक जुट गए और यह हड़ताल कन्हैया कुमार के द्वारा बुलाई गई थी। कन्हैया कुमार ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर लोगों को बुद्धा स्मृति पार्क के पास इकट्ठा होने के लिए कहा था। इसके बाद करीब 100 लोग सुबह सुबह पार्क के पास पहुंच गए। चोरी जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए देश की जनता एक हो, जिंदाबाद। और 11 बजे से नारे लगने शुरू हो गए, किसान विरोधी बिल वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो। इस नारे के साथ आज करीब 3 बजे तक विरोध हुआ। विरोध का समर्थन करने के लिए सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार भी पहुंचे थे। उसमें जाकर के देखिए कि 2006 में जो बाजार समिति समाप्त की गई, उसके बाद किसानों के फसल का क्या हुआ है, उनकी आमदनी का क्या हुआ है, ये इतना बड़ा झूठ बोला गया है। मैं आपसे कन्हैया कुमार के आने से पहले वहां जमा हुए कई किसान संगठन के नेता ने भी कानून को वापस लेने के समर्थन में नारे लगाए। फिर कन्हैया कुमार आए और उन्होंने भी किसानों को संबोधित किया, जिसके बाद इन लोगों ने बुद्धा स्मृति पार्क से लेकर डाक बंगला चौराहा तक मार्च किया। डाक बंगला चौराहा पर नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जो 3 बिल किसान के लिए लाया है, उसे लेकर किसानों में रोष है। किसान का कहना है कि नए कृषि बिल में एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। सरकार बार बार यह कहती है कि एमएसपी जिस तरह पहले से लागू था उसी प्रकार से अब भी लागू रहेगा। तीनों काले कानून वापस लेना होगा। सरकार ये भी कहती है कि जो नया कानून बिल आया है उसे किसान समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि किसान बार बार ये कह रहे हैं कि अगर नए कानून बिल में कुछ गलत नहीं है तो सरकार किसानों से आकर बात क्यों नहीं करती है। कन्हैया कुमार आए और भाषण देकर चले गए, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और पिछले 5 महीने से करीब किसान धरना दे रहे हैं, उस पर अब तक कोई स्पष्ट निर्णय सरकार की तरफ से नहीं आया है। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली जाकर विरोध करना चाहते हैं, लेकिन उधर से आ रहे किसानों के लिए दिल्ली आने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। किसान सड़कों पर हैं और सरकार इसकी परवाह किए बिना चल रही है। सरकार को चाहिए कि अगर किसान बिल को नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें समझाया जाए और अगर बिल में कुछ गलत है तो उसे हटाया जाए, क्योंकि भले ही उनकी सरकार कॉर्पोरेट के पैसों से चलती हो, लेकिन ये विश्व किसान के उपजाए हुए अनाज से ही चलता है। अब दूसरी खबर, दिसंबर 2015 में नरेंद्र मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील की थी, जिसके पीछे उनका तर्क यह था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्ति में ईश्वर की दी हुई कुछ खास विशेषताएं होती है। विकलांग शब्द उन्हें हतोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के लोगों ने विकलांगों को दिव्यांग कहना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों का उनके प्रति नजरिया आज भी नहीं बदल पाया है। ये बातें आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज विश्व विकलांग दिवस है। हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर का दिन दुनिया भर में दिव्यांगों की समाज में मौजूदा स्थिति, उन्हें आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करने तथा समाज में सुनहरे भविष्य हेतु भाव कल्याणकारी योजनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए जाना जाता है। मगर आज के समय में भी अधिकतर लोगों को इस बात का पता नहीं होता है कि हमारे घर के आसपास कितने दिव्यांग रहते हैं, उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है या नहीं। किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में दिव्यांग आज भी अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, साथ ही उनके साथ भेदभाव की भावना को जड़ से खत्म करना है। विश्व विकलांग दिवस मनाने की परंपरा 1992 से चली आ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व के बुद्धिजीवी वर्ग और प्रतिनिधियों ने यह तय किया था कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाएगा। मेडिकल कारणों से भी कभी कभी व्यक्ति के विशेष अंगों में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें समाज में विकलांग का दर्जा मिल जाता है और उन्हें एक विशेष वर्ग के सदस्य के तौर पर देखा जाने लगता है। आमतौर पर हमारे देश में दिव्यांगों के प्रति 2 धारणाएं देखने को मिलती है। पहला ये कि जरूर उसने पिछले कुछ जन्म में पाप किया होगा, इसीलिए उन्हें ऐसी सजा मिली है। दूसरा ये कि उनका जन्म ही कठिनाइयों को सहने के लिए हुआ है, इसीलिए उन पर दया दिखानी चाहिए। हालांकि ये दोनों धारणाएं पूरी तरीके से बेबुनियाद और तर्कहीन है। तरस आता है ऐसे लोगों की मानसिकता पर जो दर्द बांटने के बजाय दर्द बढ़ाने पर तुले हुए होते हैं। भारत में दिव्यांगों की स्थिति संसार के अन्य देशों की तुलना में थोड़ी दयनीय ही कही जाएगी। दयनीय इसलिए कि एक तरफ यहाँ के लोगों द्वारा दिव्यांगों को प्रेरित कम, हतोत्साहित अधिक किया जाता है। कुल जनसंख्या का मुट्ठी भर का हिस्सा आज हर दृष्टि से उपेक्षा का शिकार है। दयनीय इसलिए
कि एक तरफ यहाँ के लोगों द्वारा दिव्यांगों को प्रेरित कम, हतोत्साहित ज्यादा किया जाता है। कुल जनसंख्या का मुट्ठी भर का यह हिस्सा आज हर दृष्टि से उपेक्षा का शिकार है। कहा यह भी जाता है कि उन्हें सहयोग कम, मजाक का पात्र अधिक बनाया जाता है। दूसरी तरफ विदेशों में दिव्यांगों के लिए बीमा तक की व्यवस्था है, जिससे उन्हें हर संभव मदद मिल पाती है, जबकि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां आज भी ऐसे लोगों के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं है। जो राज्य सरकारें दिव्यांगों को कुछ भी मदद देती हैं तो वो इतनी ही कम होती है कि वो अपना खर्चा भी नहीं उठा पाते हैं। अब तीसरी खबर, गया के इमामगंज में मानवता को शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शिकारियों ने एक हिरण को पकड़कर काट दिया। हिरण को जान से मारने का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जिले के डुमरिया प्रखंड के भुकहा पंचायत अंतर्गत बड़ाकंगासा गांव टोला मुरमा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग शिकारियों को हिरण को ना मारने की सलाह दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हिरण को मत काटो, इससे बहुत बड़ा केस दर्ज हो सकता है। हिरण को काटने का दृश्य इतना भयावह है कि इसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। वहीं इस मामले में गांव के लोगों का कहना है कि गांव के ही रमेश भुइया और अन्य लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि जनता जंक्शन इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो खबरें मीडिया में चल रही हैं उसी के आधार पर यह खबर आपको बताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि वन विभाग की टीम इस वायरल वीडियो पर कोई कार्रवाई करती है या फिर नहीं। अब चौथी खबर, अब तक बिहार में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होते थे, वहीं बाकी का चुनाव ईवीएम के माध्यम से संपन्न कराया जाता था। हाल ही में हुआ बिहार विधानसभा चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही करवाया गया था और चुनाव के बाद अभी तक विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी की तरफ से गड़बड़ी को लेकर आशंका जाहिर कर रही हैं। अब इस बीच खबर यह है कि अब तक जो पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा था उसे अब राज्य सरकार ईवीएम के माध्यम से कराने की योजना बना रही है। इसके पीछे सरकार का अपना तर्क है या फिर उन कमेटियों का तर्क है जो सरकार को ऐसा करने का निर्देश दे रही है कि इसके जरिए पंचायत चुनाव में और अधिक पारदर्शिता आएगी। इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार को बताया गया है कि अगर ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव कराया जाएगा तब लगभग 392 करोड़ का खर्च आएगा। अगर हम 2016 के पंचायत चुनाव में हुए खर्चे के मुकाबले देखें तो 2021 के चुनाव को लेकर जो अनुमान लगाया गया है वो लगभग 142 करोड़ ज्यादा है। अगर 2016 के पंचायत चुनाव में खर्चे की बात करें तो उस चुनाव में राज्य सरकार ने लगभग 250 करोड़ रुपया खर्च किया था। कहा जा रहा है कि पंचायती राज विभाग को इसके संबंध में एक प्रस्ताव भी दिया गया है। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने पुष्टि करके बताया है कि हमें SEC से यह प्रस्ताव मिला है और इस पर विचार किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। अब आगे देखना होता है कि क्या बिहार सरकार पंचायत चुनाव में ईवीएम को कराने से प्रस्ताव को मंजूर करती है या फिर नहीं। अब अंतिम और पांचवी खबर, सुशील मोदी ने कल राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आज आपको बता दें कि 3 तारीख है, मतलब कि नामांकन का आखिरी दिन। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में आखिरी दिन आरजेडी की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया था, कुछ वैसा ही इस बार राज्यसभा के चुनाव में हो सकता है। फिलहाल बात सुशील मोदी की करते हैं। सुशील मोदी के नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री मुकेश सहनी भी मौजूद थे। सुशील मोदी के नामांकन के बाद से ही कयासों का बाजार काफी गर्म है। कई दिनों से खबर ये आ रही है कि सुशील मोदी को केंद्र सरकार में मंत्री पद का तोहफा मिल सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक दावा है कि केंद्र सरकार इस बात को निश्चित कर चुकी है कि सुशील मोदी को कौन सा मंत्रालय देना है, बस इसका औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। सुशील मोदी को लेकर मुख्य रूप से 2 मंत्रालय के बारे में चर्चा चल रही है। पहला मंत्रालय है रामविलास पासवान के निधन से खाली हुआ खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय। फिलहाल इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार रेल मंत्री पीयूष गोयल के पास है। कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जा सकता है। इसके अलावा देश में इस समय किसान आंदोलन जिस तरह से उग्र हो रहा है उसे देखकर इस बात की चर्चा भी चल रही है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी मंत्रिमंडल में इधर से उधर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सुशील मोदी को केंद्रीय कृषि मंत्री का पदभार भी मिल सकता है। फिलहाल आज नामांकन का आखिरी दिन है और अगर कोई अन्य उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं करता है तब ऐसी स्थिति में सुशील मोदी निर्विरोध रूप से राज्यसभा के सांसद चुन लिए जाएंगे। वहीं किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन दाखिल होने की स्थिति में 14 दिसंबर को मतदान होगा। फिलहाल विधायकों की स्थिति को देखते हुए यह माना जा रहा है कि सुशील मोदी के पास आवश्यक संख्या में बल मौजूद है। आज इतना ही, धन्यवाद।